सोनू अपनी पत्नी रीता को आवाज़ लगाई और कहा, रीता, मुझे लेट हो रहा है, तुम जल्दी से मेरा टिफ़िन तैयार कर दो। अब इतना सुनते ही रीता ज़ोर ज़ोर से किचन के सारे बर्तनों को पटकने फोड़ने लगती है। अब इस पर सोनू को भी गुस्सा आ जाता है। उसने कहा, अगर जो बात कहनी है साफ साफ क्यों नहीं कहती? यूं बर्तनों को फोड़ने पटकने से क्या मिलेगा? तब रीता ने कहा, मैं कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि अपने माँ और बाबूजी को घर और खेत बेचने के लिए राज़ी करो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। तुम्हारी कमाई में तो जैसे आग लगी है। तुम्हारी जो हर महीने सैलरी मिलती है उसमें से आधा पैसा तो मकान के किराए में ही चला जाता है, और ऊपर से बच्चों का फीस, शहर का खर्चा। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? अब इस पर सोनू भी गुस्सा हो जाता है। उसने कहा, मैं कुछ न कुछ तो कर ही रहा हूँ ना, क्या करूँ? अपनी किडनी बेच दूँ? अरे तुम्हें किडनी बेचने के लिए कौन कह रहा है? बस यही तो कह रही हूँ, तुम अपने माँ और बाबूजी को खेत और ज़मीन बेचने के लिए राज़ी करो। यहाँ बहू बेटे एड़ियाँ घिस रहे हैं। आखिर मैं माँ बाबूजी से क्या कहूँ कि आप अपना घर बेच दीजिए और अपने खेत को बेचकर सारा पैसा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं शहर में अच्छा सा घर खरीद लूँ, मुझे किराए के मकान में रहना ना पड़े। नहीं होगा। और तुम भी तो बिल्कुल की भी बचत करना नहीं जानती, फालतू पैसा खर्च करती रहती हो। उनका देखा देखी करके तुम अपने लिए नई नई साड़ियाँ, नए नए गहने बनवाती हो, और ऊपर से मैंने कहा था इतना महंगा किराया का घर लेने का, क्या कुछ सस्ते घर भी तो मिल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं माना। अपने स्टेटस के चक्कर में तुमने ज़बरदस्ती करके इतना महंगा घर किराए पर ले लिया। पैसों की तंगी हो रही है तो सारा का सारा दोष मुझे ही दे रही हो। तुम्हारी भी तो गलती है, तुम्हें ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है तो तुम मेरे माँ बाबूजी को बीच में ला रही हो, उनका खेत बेचने के लिए कह रही हो। अब इस पर रीता बुरी तरह से भड़क जाती है और कहती है, जब शादी करने आए थे तब नहीं दिखा कि मैं कैसे ख़ानदान से हूँ? मेरा पिता, दोस्ती तुम्हारे पिता से थी, जिसकी वजह से मेरी शादी तुमसे हो गई। हमें शांति से रहना है तो माँ बाबूजी से बात करनी होगी। एक दिन तो रीता ने सोनू को धमका दिया, बीवी बच्चों और माँ बाप में से किसी एक को चुनो। अगर तुमने अपने माता पिता को चुना तो मैं तुम्हें तलाक देकर अपने मायके चली जाऊंगी और तुम पर केस कर दूंगी। हर महीने देते रहना मेंटेनेंस, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। इस रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान होकर सोनू ने फैसला कर लिया, अगर हमें सुखी रहना है तो मुझे माँ पिता से बात करनी होगी, नहीं तो मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा। एक दिन सोनू अपनी पत्नी रीता से कहता है, रीता, चलो तुम्हारी मन की कर ही देता हूँ। मैंने भी अब सोच लिया है कि इस तरह से लड़ने और झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण बच्चों की 15 दिनों के लिए छुट्टी हो गई है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 10 दिनों के लिए माँ और पिताजी के पास चलते हैं, अपने गांव चलते हैं, और वहीं पर जाकर समय मिलने पर मैं खेत और घर को बेचने की बात करूँगा। अपने पति के मुंह से ये सब बातें सुनकर जैसे रीता की तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। मन ही मन बहुत खुश होती है और वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन रीता और उसके पति सोनू अपने दोनों बच्चों को तैयार करते हैं और अपने घर गांव के तरफ चल पड़ते हैं। 4 साल के बाद सोनू और उसकी पत्नी रीता अपने दोनों बच्चों के साथ घर आए थे। अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने देखकर उमेश जी और गंगोत्री जी बड़े ही खुश होते हैं। गंगोत्री जी तो जैसे फूले नहीं समा रही थी। अपने बेटे को अपने सामने देखकर
जल्दी से रसोई में जाती है और उनके लिए उनके मनपसंद का नाश्ता तैयार करती है। तब तक रीता भी अपने सास के पास रसोई में आ गई और कहने लगी, माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए आप रसोई में काम करेंगी? आप बैठिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। गंगोत्री जी ने कहा, बहू, इतनी लंबी सफ़र करके आई हो, थक गई होगी, आराम कर लो, नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन कहाँ की बात, रीता के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने सास को एक काम करने नहीं दिया और जल्दी से सारे नाश्ते को बना दिया। आते ही बहू और बेटों का इतना प्रेम देखकर उमेश जी और गंगोत्री जी को बड़ी ही खुशी होती है। वो तो फूले ही नहीं समा रहे थे। वो आपस में यही कह रहे थे कि मैंने तो सोचा था कि सोनू शहर में जाकर शहर का ही होकर रह जाएगा, हमारे दिए गए संस्कारों को भूल जाएगा, अपने पिताजी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, हर काम में उनकी मदद करता है, उनकी सेवा करता है, अपने पिता के साथ रोज़ खेत पर जाया करता है, खेत का काम मिलजुल कर करवाता, सारे मजदूरों को वो खुद रोज़ लाता और खेत के कामों में लगाता। उधर रीता अपने सास का तो इतना सेवा करती है जैसे बहू कम बेटी हो। सारा दिन माजी माजी करके आगे पीछे घुमा करती है, नए नए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। रोज़ सुबह शाम अपने सासू माँ को तेल लगाती, उनके पैर दबाती, उनके बालों को बांधती, चोटी करती, बड़े ही जी जान से अपने सास की सेवा कर रही थी और मीठी मीठी बातों में फुसलाकर अपने सास से गहने, रुपए, पैसों की जानकारी ले रही थी। गंगोत्री जी के छोटे छोटे नाती पोते भी दादी दादी कह के उनके आगे पीछे उछल कूद किया करते थे। इससे सुखद और क्या हो सकता है? गंगोत्री जी मन ही मन सोचने लगती है, कितने कष्टों से हमने सोनू को पाला पोसा, आज हमें उसका फल मिल रहा है। हम लोग तो सोच रहे थे कि बहू हमें कुछ नहीं समझेगी, लेकिन हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, अपने माँ पिता से भी बढ़कर मेरी सेवा करती है, हम दोनों पति पत्नी का इतना सम्मान करती है। सोनू और रीता का व्यवहार देखकर आसपास के लोग भी उमेश जी से कहते कि उमेश बाबू बहुत भाग्यशाली हो। उमेश जी ने अपने बेटे बहू से पूछा, सोनू, शहर में कितने रूम का घर तुमने किराए पर लिया है? सोनू ने कहा, पिताजी 2 ही कमरे हैं, एक कमरे में तो हमने किचन बना रखा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में बड़ा दिक्कत होता है तो वो छत पर या फिर बालकनी में बैठकर पढ़ाई करते हैं। मेरी आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है, बच्चों की फीस, शहर का खर्चा, पूरे महीने की तनख्वाह इन्हीं सब चीज़ों में खर्च हो जाती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बच पाता। अपने बेटे की यह उदास भरी बातें सुनकर उमेश जी को बहुत बुरा लगता है। उन्होंने कहा, तब तो बेटा बहुत दिक्कत होता होगा। अरे अरे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि क्यों न हम गांव के घर को बेच देते हैं और उस बेचे हुए पैसों से शहर में एक अच्छा सा खुद का घर खरीद लेते हैं तो कैसा रहेगा। अब जो बात सोनू खुद कहना चाहता था अपने पिता से, उसके पिता ने खुद ब खुद उसकी मन की बात कह दी। अब यह सुनने के बाद सोनू और रीता बड़े ही खुश हो जाते हैं, जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। जब 10 दिनों में तुमने मुझे इतना सुख दिया तो मेरा आगे का बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। बेटे, हम दोनों तुम्हारे साथ ही चलकर शहर में रहेंगे। अब मुझे भी इच्छा होने लगी है कि मैं अपने बेटे और बहू के साथ, अपने नाती पोतों के साथ रहूं। इतने में गंगोत्री जी भी बोल पड़ती है कि अजी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी कितने दिनों से यही सोच रही थी कि अपने बहू बेटे के साथ
हमें रहने के लिए, लेकिन आपके डर से मैं कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अब आप ज़्यादा देर मत करिए, जल्दी से जल्दी हमें अपने बेटे बहू के साथ रहना है, इसके लिए कुछ करिए। अंत में जाकर निर्णय यही हुआ कि इस घर को बेचकर वो शहर में जाकर नया घर खरीद कर रहेंगे। तब सोनू ने कहा, पिताजी, मैं यह सोच रहा था कि शहर में जाने के बाद यहाँ के खेतों को कौन संभालेगा, कौन देख रेख करेगा, तो इससे अच्छा है कि हम खेत को भी बेच देते हैं और कुछ पैसे सेविंग करके रख देते हैं और उन पैसों से छोटा सा कारोबार शुरू कर देते हैं। उमेश जी बोले, बेटा, मेरे हिसाब से यह ज़मीन बेचना सही नहीं है। मुसीबत में और बुरे समय में यह ज़मीन हमें काम देगा। यह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। मेरा तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो तुम कहते हो तो एक बार इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। अब यही फैसला करने के बाद और घर को बेचकर अपने बहू बेटों के साथ शहर चले गए। वहीं पर एक अच्छा सा घर लेकर छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर लिए तो कैसा रहेगा। तब उमेश जी के मित्र किशोर जी ने कहा, उमेश, आखिर माँ बाप धन दौलत किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए ही तो। घर और खेत को बेचने में कोई बुराई नहीं है। जाकर बच्चों के साथ रहो, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन मित्र, आजकल तुम टीवी और अखबार में देख रहे हो ना, मोबाइल में यह देखने और सुनने को मिलता है कि बेटों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया, कहीं सड़क पर छोड़ दिया, तीर्थ घुमाने के लिए ले गए और वहीं पर छोड़ दिए। इतनी सारी खबरें सुनने को मिलती है, तो मेरा राय यही है कि तुम चीज़ें बचा कर रखो। सारी की सारी दौलत अपने बेटे को मत दे दो, क्योंकि तुम आज पूरा सब कुछ बेच दोगे तो आगे चलकर कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अपने लिए भी कुछ सेविंग करके रखो। बेटे बहू के साथ रहना कोई गलत बात नहीं है, तो उन्हीं के लिए तो माँ बाप ने कमाया है। सब कुछ सोचने और समझने के बाद उमेश जी और गंगोत्री जी ने अपने गांव का पुश्तैनी घर और सारी ज़मीन बेच दी। अपने बहू और बेटे के साथ दिल्ली शहर चले जाते हैं और वहीं पर अपना खुद का एक घर खरीद कर रहने लगते हैं। इसी तरीके से कुछ समय तो ठीक चलता है। बहू रीता का व्यवहार भी ठीक रहता है। बेटा भी उसी तरीके से माँ बाप से अच्छे से बोलता है, बतियाता है, सेवा करता है, अपने काम पर जाता है। लेकिन धीरे धीरे बहू के रवैये में बदलाव आने लगा। रीता आए दिन अपने सहेलियों के साथ शॉपिंग करना, घूमना फिरना, किट्टी पार्टी में जाना, फालतू के पैसे खर्च करने लगती है और अपने पीछे अपने सास को पूरे घर का काम करने के लिए छोड़ दिया करती है। अब बेचारी गंगोत्री जी बच्चों के लिए सुबह टिफ़िन तैयार करती, सुबह का नाश्ता बनाती, घर का खाना बनाती, दिन भर घर का काम करती रहती और रीता अपने मेकअप फैशन में व्यस्त रहती। यह सारी चीज़ें देखकर उमेश जी को बहुत बुरा लगता है और उन्होंने अपने बहू से कहा, बहू, तुम्हारी सास दिन भर काम करते करते थक जाती है और तुम हो कि घूमने फिरने में अपना समय नष्ट करती हो और ऊपर से फिजूल खर्च भी करती हो। आए दिन बैंक में जाकर पैसे निकालती रहती हो। अरे कुछ मदद अपनी सास की कर दिया करो। बेचारी बूढ़ी हो गई है, अब पहले जैसी ताकत नहीं बची कि दिन भर काम करती फिरे। जीवन भर उसने काम किया, अब तो आराम करे। इस पर रीता ने तुरंत बेशर्मी से कहा, मेरी मर्जी, मैं जैसे पैसे उड़ाती रहूं। बेशर्मी भरा जवाब सुनकर उमेश जी चुप हो जाते हैं और कह भी क्या सकते थे। बहसी से बात करना अपने सर को ही पीटने जैसा था। इधर सोनू भी अपने पिता से कहने लगता है, अपनी बीवी और बच्चों में व्यस्त रहने लगता है। अब गंगोत्री जी और उमेश जी अकेले हो जाते हैं।
बेचारे बुढ़ापे में इतना काम करते करते थक जाते हैं। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से गंगोत्री जी की तबीयत खराब हो जाती है। उमेश जी ने अपने बेटे सोनू से कहा, सोनू बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। अब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उससे बुढ़ापे में काम नहीं किया जाता। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज कराऊं। और हाँ, रही बात घर के काम की, तो वो रीता और माँ संभाल लेंगे। नौकरानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उमेश जी पूरी तरह ही समझ चुके थे कि गांव में आकर जो व्यवहार हमारे साथ बहू बेटे कर रहे थे, जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इतना सेवा कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे। दरअसल उनका असली रूप तो यह है उनका असली रूप। उन्होंने हमारी संपत्ति सब बेचने के लिए, हड़पने के लिए हमारे साथ झूठा नाटक किया, हमारी सेवा की। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और गर्मी का समय आ जाता है। सोनू के बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तब सोनू और रीता अपने बच्चों को फटाफट तैयार करते हैं और खुद भी तैयार होकर बैग पैक करके घर से बाहर निकलने लगते हैं। बच्चों को जाता देख गंगोत्री जी का मन बहुत उदास होने लगता है और वो अपने बेटे सोनू से कहती है, सोनू बेटा, मैंने खाना बना दिया है, खा कर तो जाते। और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तब सोनू ने कहा, माँ, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है तो हमने सोचा कहीं बाहर घूम आते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, घूमकर जल्दी ही चले आएंगे। इस पर उमेश जी बोल पड़े, तुम्हारी माँ को दवाई कराने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। आज घूमने के लिए और बहू को गिफ्ट में सोने का हार देने के लिए पैसे हो गए, लेकिन माँ के दवाई के लिए पैसे नहीं थे, नौकरानी रखने के लिए पैसे नहीं थे। अभी उमेश जी की बात पूरी हुई नहीं थी कि रीता बीच में कूद पड़ी, पिताजी, अब हम लोग का खुशी से रहना आपको देखा नहीं जाता। अपने ही बच्चों को नज़र लगा रहे हैं। कैसे बाप हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? बहू बेटों का इतना कठोर शब्द सुनने के बाद उमेश जी क्या बोलते, वो भी चुप हो गए। अब रीता और सोनू बच्चों को लेकर गाड़ी में आ जाते हैं और गाड़ी में सारा सामान रखने लगते हैं। तभी सोनू का मोबाइल उसके कमरे में ही छूट जाता है। उसने कहा, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। वो अपने कमरे में अंदर मोबाइल लेने के लिए गया। तब गंगोत्री जी ने देखा बेटे और बहू बिना खाए पिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा खाना पैक कर देती हूँ। बेचारे नन्हे नन्हे बच्चे भूखे पेट कब तक रहेंगे, जाने में भी समय लगेगा। यही सोचकर गंगोत्री जी ने टिफ़िन में खाना पैक करके उमेश जी को दे दिया और कहा, इस टिफ़िन को बहू को दे कर आओ। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, कब तक भूखे रहेंगे। घर से निकलने से पहले थोड़ा तो कुछ खा लेना चाहिए था। चलो नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, रास्ते में ही खा लेंगे। इस पर उमेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, जिस बहू को तुम खाना पहुंचवा रही हो ना, उस बहू ने अपने बाप समान ससुर को कितनी बेशर्मी से जवाब दिया, ये तुमने नहीं देखा क्या? मेरा तो मन नहीं करता उनको खाना टिफ़िन देने का। अगर तुम्हें देना है तो जाकर तुम ही दे दो। और ऐसे भी वो भूखे नहीं रहने वाले, रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेंगे। जब वो घूमने के लिए जा रहे हैं तो खाने के लिए पैसे नहीं होंगे क्या उनके पास? लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उमेश जी उस टिफ़िन को लेकर अपने बेटे को देने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। जैसे ही कमरे से बाहर पहुंचते हैं, वो ठिठक जाते हैं। सामने से सोनू फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है।
अरे यार क्या करूं, मेरे घर में आए दिन कलह हो रहा है। रीता माँ बाबूजी को लेकर बड़ी ही परेशान है। वो कहती है कि अपने माँ बाबूजी को अनाथ आश्रम छोड़ दो। अब धीरे धीरे उनसे काम नहीं हो रहा। उनके दवाई में फिजूल के खर्चे होंगे। वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए कह रही थी। अरे यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वृद्धा आश्रम में छोड़ दूं। उधर से उसके दोस्त की आवाज़ आती है। कहता है कि अरे तुम चिंता ना करो, वृद्धा आश्रम में अच्छी व्यवस्था होती है, वहाँ पर वो दोनों खुश रहेंगे, तुम चिंता ना करो। भाभी से मेरी बात हो गई है, मैं सारी चीज़ें पता लगाकर सब व्यवस्था करके तुम्हें फ़ोन कर कर बताता हूँ। पहले तुम अपने वीकेंड से वापस लौट कर आओ। उसके बाद सोनू ने कहा, ठीक है यार, तुम सारी व्यवस्था कर दो। वीकेंड से वापस आने के बाद इस बारे में सोचूंगा माँ और बाबूजी का क्या करना है। अपने बेटे की यह बात सुनकर उमेश जी जैसे जम ही गए। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बहू बेटे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उनकी बहू बेटे उनके पैसों को हथिया कर उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ेंगे। जब बेटा फ़ोन से बात करके कमरे से बाहर निकलता है तो उमेश जी ने उसे टिफ़िन थमाते हुए कहा, बेटा तेरी माँ ने तेरे लिए टिफ़िन बनाया है, अच्छे से खा लेना और वापस आने के बाद सारी बातें इत्मीनान से बैठकर की जाएगी। अब सोनू को अपने पिता की बातें समझ में नहीं आती है। कहता है कि पिताजी क्या फालतू की बातें कर रहे हैं और सामने से हटिए, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। अब सोनू उस टिफ़िन को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चला जाता है। उमेश जी के मन में तो वो सारी चीज़ें गूंज रही थी और निढाल आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। गंगोत्री जी अपने पति को इतने उदास देखती है। अरे बेटे और बहू कुछ ही दिनों के लिए तो बाहर गए हैं, वापस आ जाएंगे, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। इस पर उमेश जी तुरंत अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हारी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई है, तुम कुछ साफ साफ देख नहीं पा रही हो कि क्या चल रहा है। जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ना, उसे सुनकर तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। अब इस पर गंगोत्री जी को कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कहा, क्या बात है, बताइए तो सही। तुम्हें पता भी है बहू और बेटे जो बाहर घूमने गए हैं, जब घूम कर आएंगे ना तो हम लोगों को वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगे। ये सब उन सब की चाल थी। वो तो सिर्फ हमारी सेवा इसीलिए कर रहे थे ताकि वो हमारा खेत और घर हथिया सके, उसको बेचकर शहर में ऐशो आराम से रह सके, अपना खुद का घर खरीद सके। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है। उन्होंने तो दुश्मनों से बढ़कर हमारे साथ किया है। यह सुनने के बाद गंगोत्री जी के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। वो तुरंत सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, अपने परवरिश को कोसने लगी। तब उमेश जी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, भाग्यवान तुम चुप हो जाओ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो मैं करूँगा तुम देखना क्या करता हूँ। एक हफ्ते बाद सोनू और सोनू की पत्नी रीता अपनी छुट्टियां मनाकर बच्चों के साथ वापस घर आते हैं। जैसे ही घर आते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते ही 4-5 लड़कियों को अपनी बालकनी और घर में टहलते हुए देखते हैं तो रीता बड़ा परेशान होती है। कहती है कि अरे सोनू, ये देखो घर में ये लड़कियां कैसी। सोनू भी यह देखकर चौंक जाता है। उसने उन लड़कियों में से एक लड़की से पूछा कि आप लोग मेरे घर में कहाँ से और मेरे घर में क्या कर रही हो? किसी ने आपको रोका नहीं? और माँ बाबूजी कहाँ हैं? तब उस लड़की ने कहा। यह सुनते ही रीता
और सोनू के आग बबूला हो जाते हैं और अपने पिता को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगते हैं। घर के अंदर से उमेश जी आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? इतने में रीता बोल पड़ी कि बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती? हमसे बिना पूछे आपने घर को किराए पर चढ़ा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उमेश जी ने तुरंत जवाब दिया, बहू, पहले तो तुम तमीज़ से बात करो, और जो ये घर कर रही हो ना, ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है। सोनू ने कहा, अरे अरे, ऐसे कैसे? ये घर तो मेरे नाम है, और आज आप लोगों ने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं अभी की अभी आप लोगों को इस घर से धक्के मार कर निकालूंगा और वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ दूंगा। उमेश जी तुरंत बोले, अरे तुम क्या मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ोगे? निकलोगे तो तुम लोग इस घर से। रीता ने कहा, बाबूजी, आप भूल रहे हैं, यह घर हमारा है, हमने खरीदा है। हंसते हुए उमेश जी ने कहा कि बहू, तुम शायद भूल रही हो, जब यह घर खरीदा जा रहा था तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में टैक्स बचाने के चक्कर में महिला सीनियर सिटीजन के नाम पर रजिस्ट्री करवाई गई थी। वो तुम्हारी माँ के नाम है। यह घर तुम्हारे माँ के नाम खरीदा गया है। अपने पिता की बातें सुनकर दोनों बेटे बहू हक्के बक्के रह जाते हैं। अंदर से गंगोत्री जी भी निकल आती है और कहती है, सोनू को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, अरे तू जैसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है। अपना तो यह घर उनके वयस्क होने पर उन्हें मिल जाएगा। जिस तरह से किराए का रूम लेकर रह रहे थे, उसी तरह से किराए का रूम लेकर रहो। अपना सब कुछ बेच बाच कर हम लोग तुम्हारे भरोसे यहाँ आ गए, और नालायक कहीं के अपनी पत्नी के मोह में आकर हमें वृद्धा आश्रम छोड़ने चला। अपना सारा सामान पड़ा है, और जाओ उठाकर यहाँ से चलते बनो। अब रीता और सोनू अपने बच्चों सहित अपने सारे सामान को लेकर वहाँ से चले गए और दर दर भटक रहे हैं। जो बच्चे धन दौलत के चाह में अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, उनसे बड़ा अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं। वो खुद माता पिता रूपी परमात्मा को ठुकरा रहे हैं। सोनू जैसे बेटे कल तक अपने माँ बाप को उनके जायदाद से, उनके घर से बेदखल करना चाहते थे। आज वही बेटे उस घर को छोड़कर जा रहे थे। जिस तरह का व्यवहार उन्होंने अपने माता पिता से किया, वैसा ही उन्हें मिला। प्रिय दोस्तों, उमेश जी और गंगोत्री जी ने उनके साथ जो किया वो ठीक था या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हूँ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।